आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो मुद्दों पर आए तो नेता बन जाते हैं, जीवन जीने पर आए तो व्यापारी की भूमिका निभाते हैं और युवाओं के बीच युवा जोश के साथ नजर आते हैं। जी हाँ, ये वही हैं जो जनवरी 2025 से पहले ऋषिकेश के भावी मेयर माने जा रहे थे। सारी अटकलें इनके इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हुआ। वो क्या कारण थे, क्या क्या इन्होंने अब तक काम किए, कैसा इनका जीवन अब तक का रहा, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे आज के मेहमान ऋषिकेश भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री श्री प्रतीक कालिया जी। आप घुमा रहे हैं और मैं उसमें कहीं न कहीं फंस नहीं पाऊंगा। ऋषिकेश में जब 2025 से पहले आप मेयर की दौड़ में थे, हमारा तो काम ही आरोप लगाने का है। इल्जाम आपके ऊपर लगता है प्रतीक जी। लगाओ जी। यहाँ पे फंस गए आप। प्रतीक कालिया, अब इसके बारे में तो आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो आदरणीय मोदी जी को देख के फ्रीज हो गया था, क्योंकि जब तक जनहित के कार्य करने में मजा आ रहा है तब तक आपको करना चाहिए। जिस दिन आपको ये एहसास हो कि नहीं ये मेरे लिए बर्डन बन गया, मुझे लगता है आप खुद एक बर्डन बन जाएंगे समाज के लिए, आपको छोड़ देना चाहिए। स्वागत है प्रतीक जी आपका। मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे समय बाद हम दोनों बैठे हैं, साक्षात्कार हो रहा है और बातचीत चल रही है। ऋषिकेश में जब 2025 से पहले आप मेयर की दौड़ में थे, लगातार आपके बैनर पोस्टर सबने ये मान लिया था कि आप ही मेयर बनेंगे। जनवरी 2025 से पहले तक का जो माहौल था, क्या हुआ, क्या कारण क्या रहा? अंकुर जी, ये आपका मानना है कि मैं मेयर की दौड़ में था, या लोगों को ऐसा लग रहा था, या हमारे शुभचिंतकों को ऐसा लग रहा था। परंतु कहीं पे भी अगर मैंने ये कहा हो स्वयं से, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये मेंशन किया हो कि मैं मेयर पद का दावेदार हूँ या मैं मेयर की दौड़ में हूँ, ऐसा कहीं भी आप नहीं पाएंगे। हाँ, अवश्य मैंने ये कहा था कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये आपकी क्या भूमिका रहनी है ये पार्टी तय करती है, और पार्टी बहुत सोच समझ के तय करती है। वो आपसे जो काम लेना चाहती है, जिस काम में आप कैपेबल है, वो काम आपसे लेती है और आपका बहुत ध्यान रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में तो था कि मैं, जिस तरीके का माहौल बन रहा था, आपका नाम भी था, कुछ अखबारों में भी नाम आए थे कि टॉप 10 या टॉप 20 दावेदार अगर ऋषिकेश के देखे जाए तो उनमें भी आपका नाम आ रहा था। देखिए, हम लोग सब राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, और सक्रियता के बिहाफ पे ही जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेज हो गए, हमारे पत्रकार साथी हो गए, आपके शुभचिंतक हो गए, वो उस तरीके का एक वातावरण बनने लग जाता है, या उस बारे में चर्चा शुरू हो जाती है कि हाँ, कौन लोग हो सकते हैं। परंतु मेरे द्वारा कभी भी ये नहीं कहा गया कि मैं इस दौड़ में हूँ। मतलब आपकी इच्छा भी नहीं थी? नहीं, इच्छा क्या नहीं होती। अब राजनीतिक, अगर हम राजनीतिक परिवेश में काम कर रहे हैं और समाज के बीच में रह के काम कर रहे हैं तो इच्छा तो सबकी होती है, परंतु हर इच्छा का एक समय होता है, एक निश्चित समय होता है। तो मैंने कहा था कि मेरी इच्छा संगठन में काम करने की है, जो मैं कर रहा हूँ गत कई वर्षों से। अब वो मेयर का चुनाव खत्म हो गए, निकाय चुनाव चले गए, अब किस दौड़ में आप हैं? अब क्या इच्छा है आप? संगठन के काम करने आप देखेंगे पिछले कई महीनों से, कई सालों से तो है ही, परंतु नगर निगम के चुनाव के बाद भी संगठन जितने कार्यक्रम हमारे को दे रहा है, या जो भी हमारे को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, हम उसका पालन कर रहे हैं और उन कार्यक्रमों को सफल बनाने के पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जनता के बीच में ले जाने की प्रयास जारी है हमारा। कहीं मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि अब एक कदम और आगे बढ़ा जाए? अब मेयर तो चलो पुरानी बात होगी, अब छोड़ो, आगे आगे बढ़ते हैं कोई बड़ी स्थिति पे, बड़े पद पे नहीं, जाने की। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं पहले भी बात संगठन की करता था और आज भी संगठन की बात कर रहा हूँ। मेरी इच्छा संगठन में काम करने की है। संगठन में जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगेगा कि संगठन में क्या जिम्मेदारी तय करनी है, वो करेंगे। जब आप ये कहते हैं कि मेरी इच्छा संगठन में काम करने की है, तो कहीं ना कहीं आप संगठन को भी संदेश दे रहे हैं कि अभी मेरे को भूमिका में मत रखो, अभी मैं ठीक हूँ अपने, मैं उपाध्यक्ष से और जिले में और मंडल और भी जो जिले से ऊपर जो पद हैं उनमें ठीक हूँ अभी मैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, हम दोबारा उसी सवाल को गोल गोल घुमा रहे हैं, आप घुमा रहे हैं और मैं उसमें कहीं न कहीं फंस नहीं पाऊंगा। मैंने कहा संगठन ही तय करता है जिम्मेदारी। मैं इच्छा बना लूं कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो मेरी इच्छा से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष है, उसके नीचे उसकी छाया में हम सब लोग हैं, हमें काम करना है समाज के लिए। कि भारतीय जनता पार्टी, जब बीजेपी की आप बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? भारतीय, उसके बाद आता है जनता, उसके बाद आता है पार्टी। मैं तो है ही नहीं ना कहीं इसमें।
पहले देश, फिर जन समुदाय, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा संगठन, और अंत में कहीं मैं हूँ। तो अगर मैं ही अपने बारे में विचार करने लग जाऊंगा तो फिर पार्टी के बारे में कौन सोचेगा, देश के बारे में कौन सोचेगा, जनता के बारे में कौन सोचेगा। तो हमारा काम है कि कहीं ना कहीं संगठन जो हमारे को कार्य दे संगठन रहे में हैं रह के उसको आगे मतलब आप बढ़ाना। आगे उस संगठन को बढ़ाना जी। चाहते हैं। चलिए, ऋषिकेश के नेता तो फिर भी आप हैं, ऋषिकेश में आप रहते हैं, ऋषिकेश के लोगों के बीच आप रहते हैं। अगर मैं ऋषिकेश की बात करूं आपसे, बहुत ही पेचीदा शहर होता जा रहा है वहाँ पे काम करने वालों के लिए। किस लिहाज में? कई सारी समस्याएं लगातार निकल के, कभी आप वहाँ जाम की स्थिति देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की देखिए, बहुत सारी चीज़ें। अब पॉलिटिकल भी अगर मैं बात करूं तो हाल ही में जो प्रकरण चले ऋषिकेश में, चाहे वो पहाड़वाद के मुद्दे के हों, मतलब एक तरीके से आदमी अगर वहाँ कुछ पॉलिटिकली मूवमेंट करना चाहे तो फंसा रहेगा, इन सब चीज़ों में फंसा रहता है। देखिए, समस्याएं हर जगह होती है। ऋषिकेश जो एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक हमारा शहर है, ऋषिकेश कोई 20 साल पहले एक बनाया हुआ वेल प्लान्ड सिटी नहीं है। ऋषिकेश एक बहुत छोटा कस्बा हुआ करता था, जिसकी जनसंख्या, जब से मैंने सुना है अपने पुरखों से, अपने परिजनों से ऋषिकेश के बारे में, तब 3-3.5 हजार की जनसंख्या होती थी। विशाल होटल से लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तक मुख्य मार्ग होता था, बाकी सारा पुराना बद्रीनाथ मार्ग होता था, पीछे का जो मेन बाजार से होते हुए भरत मंदिर की तरफ से होता हुआ निकलता था। और पीछे जो हमारा पुराना रेलवे स्टेशन है, उसके आगे की तरफ अगर आप जाएंगे तो सारा जंगल होता था। एक बहुत छोटा शहर, बहुत छोटा कस्बा होता था। धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए। जब वैट लगा, जब सेल्स टैक्स हटा उत्तर प्रदेश के समय पे, और उत्तराखंड बनने के बाद वैट आया, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तरफ से काफ़ी पलायन जो है वो उत्तराखंड की तरफ हुआ, व्यापार की वजह से। और उसके बाद फिर जब टिहरी विस्थापन हुआ, तब भी ऋषिकेश पे बहुत हमारे टिहरी के भाई लोग, परिवारजन, बहुत सारे लोग आए ऋषिकेश। तो कहीं ना कहीं ऋषिकेश जो है वो शहर जो है वो एक बहुत सीमित संसाधनों वाला शहर है। एक तरफ आप देखेंगे वहाँ पे माँ गंगा रहती हैं, और दूसरी ओर देखेंगे तो राजा जी नेशनल पार्क है। तो उसी छोटे से टुकड़े के अंदर अब हमारी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे अकोमोडेट किया जाए। इसी वजह से जाम की भी जनसंख्या भी है, समस्या फिर आती उसके है। बाद टूरिज्म भी है वहाँ पे लगातार। एग्जैक्टली, तो इसीलिए लोग आते रहते हैं। इसीलिए जो आप जाम की समस्या बोल रहे हैं, वो जाम की समस्या रहती है, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक दृष्टि से और हमारे जनप्रतिनिधि उस पर काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उससे निजात भी मिलेगी। ऋषिकेश में जनसंख्या बहुत है, टूरिज्म भी पूरा है, टूरिस्ट भी पूरा आ रहा है। उसके लिए आपने बताया कि एक तरफ गंगा जी है, एक तरफ राजा जी नेशनल पार्क है, और एक तरफ ऋषिकेश है। उसमें एक बड़ी स्थिति और है, वो है जाम की। शहर भले ही छोटा है, लोग ज़्यादा हैं, और जाम ऊपर से एक बड़ा मुद्दा आ जाता है। देखिए, हम बार बार, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऋषिकेश जो है वो आज की परिस्थितियों के हिसाब से बना हुआ एक वेल प्लान्ड सिटी नहीं है, वो एक कस्बा हुआ करता था। डेफिनेटली हमारी जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पर्यटन जो है वो, उसको हमारे जोग्राफी जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देती ही देती है। ऋषिकेश में चाहे नीलकंठ महादेव हो, चाहे भरत मंदिर हो, चाहे त्रिवेणी घाट हो, चाहे राफ्टिंग हो, चाहे कैंपिंग हो, चाहे योगा हो, सबका कैपिटल एक तौर पे ग्लोबल या नेशनल कैपिटल जो है वो ऋषिकेश शहर बसा हुआ है, बना हुआ है। तो ऑटोमेटिकली हमारी जनसंख्या पहले ही बढ़ चुकी है। उसके बाद जो हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है, और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हमें ध्यान जो देना है वो अपनी फ्लोटिंग पॉपुलेशन पे देना है। उसी के लिए कहीं ना कहीं अभी जो भारत सरकार जो है वो प्लान कर रही है कि एक एलिवेटेड 4 लेन जो है वो बारोबार बाईपास शहर के बनाया जाए, जो जिससे नेपाली फार्म से आपका ब्रह्मपुरी तक बनाया जाए। उससे कहीं ना कहीं देखिए निजात मिलेगी। और प्लानिंग जो करी जाती है सरकारों के द्वारा, ये आप देखेंगे कि 2014 के बाद जिस प्रकार से ऋषिकेश में भी योजनाएं आई हैं और गढ़वाल में भी योजनाएं दी गई हैं, उससे कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पर्यटन के अतिरिक्त ऋषिकेश में कई सारी नई चीज़ें हुई हैं। अभी एक बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है, करीब 548 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा ऋषिकेश के लिए आवंटित किए गए हैं। वो किस चीज़ के लिए किए गए? वो गए हैं जितना हमारा जो वायरिंग है, जो ओपन वायरिंग है, उसे सारा अंडरग्राउंड करने के लिए। तो उससे भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको सड़कों की स्थितियों में फ़र्क दिखेगा आने वाले समय में। सारे जो आपने बताया कि इतने करोड़ सैंक्शन कर दिए गए, एलिवेटेड रोड बनेगी, इसको होने में भी तो बहुत समय लगेगा। अब देखिए, इतने बड़े काम होंगे तो होने में तो समय लगेगा। अगर मेरे को अपना नया घर बनाना है तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी जेब में पैसा है और मैं उसे 1 महीने में खड़ा कर दूंगा। जो समय कार्य होने में लगना है वो तो लगेगा ही। उसका एक उदाहरण दे दूं मैं आपको, जो सीवेज का काम चल रहा है,
ऋषिकेश में सीवर लाइन डलने का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको अप्रूवल मिला और उस पर काम शुरू हुआ। आज आप देखेंगे उग्रसेन नगर में वो डल चुकी है और कई और क्षेत्रों में भरत विहार वगैरह में काम चल रहा है, उसने विस्थापित में भी काम होना है। कितना बड़ा एक क्षेत्र है जिसमें सीवेज की प्रॉब्लम थी, लोग शोकपिट से काम चला रहे थे, परंतु अब उनको वो सुविधा मिलेगी। बट हाँ, निश्चित ही उसको करने में समय तो लगेगा, काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, दिख रहा है। आप का निवास स्थान योगनगरी रेलवे स्टेशन के पास है। आप देखिए कितना बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो ऋषिकेश को मिला है, बहुत बड़ा। ISBT का विस्तार हुआ है, ट्रांजिट कैंप, चार धाम यात्रा का ट्रांजिट कैंप जो है वो ऋषिकेश को मिला है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो मेरी मांग और मेरे व्यापार मंडल की मांग बहुत समय से रही है, उसके लिए निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार हम लोगों की वार्ता भी हुई है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी, कोई बड़ी बात नहीं है कि 2027 से पहले हम लोगों को एक नया ट्रांसपोर्ट नगर भी मिल जाए। उस प्रक्रिया के अनुसार वो काम हो सकता है ऋषिकेश में, तो वो उससे एक बड़ी राहत मिल जाएगी। किस तरीके से राहत मिलेगी ऋषिकेश की? देखिए बहुत बड़ी राहत उसमें पहले तो ट्रैफिक से मिलेगी। हैवी ट्रैफिक जो है वो सारा शहर के बाहरों बाहर निकल जाएगा। दूसरी राहत हमारे व्यापारी को मिलेगी, सब कुछ एक ही जगह पे आ जाएगा, सारी आड़त की दुकानें एक जगह पे आ जाएगी, मंडी एक जगह पे आ जाएगी और ट्रांसपोर्ट कंपनियां जितनी हैं वो भी एक ही जगह पे आ जाएगी। लगभग कितना बड़ा एरिया इसके लिए जरूरत पड़ेगी ऋषिकेश में? देखिए मुझे लगता है हमारा ऋषिकेश का काम जो है लगभग अगर हमारे को देहरादून जितना ट्रांसपोर्ट अगर मिल जाएगा तो हमारा कार्य निश्चित ही बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगले 25-30 साल के लिए उतनी जगह कोई हमें समस्या नहीं रहेगी। पार्किंग की जो समस्या थी वो ऋषिकेश में, पार्किंग का कार्य तो शुरू हो गया, आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आए थे उसके शिलान्यास के लिए, तो वो शुरू हो गया है। ऋषिकेश में पार्किंग जो है 1000 गाड़ी, 1000 गाड़ियों की पार्किंग बन रही है। डबल स्टोरी पार्किंग वो शायद बन रही है, डबल नहीं शायद मल्टी स्टोरी। नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं वो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट उसमें 2-3 बेसमेंट्स हैं और उसके बाद ऊपर भी फ्लोर्स हैं। और नगर निगम का जो मुख्य कार्यालय है वो टॉप फ्लोर, मतलब नगर निगम वहाँ से ऋषिकेश पे नजर रखेगा क्या चल रहा है, जो नगर निगम का कार्य है। एक इल्जाम आपके ऊपर लगता है प्रतीक जी, लगाओ जी। जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें पता लगता है, लोग ये कहते हैं कि प्रोसेस होता है, कोई पहले पार्षद बनेगा या मेयर बनेगा, फिर आपने सीधा ही छलांग लगाई कि मैं ऋषिकेश के व्यापारियों का दूसरी बार चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, चुनाव के माध्यम से चुना गया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव में नहीं गया हूँ। हाँ, ये चुनाव जो था ये व्यापारियों का चुनाव था, बहुत बड़े क्षेत्र का चुनाव था। और उसके अतिरिक्त अगर कोई बड़ा मौका मिले किसी को तो हर व्यक्ति उसके लिए पूरा, मैंने कहा ना, संगठन रीढ़ की हड्डी है। संगठन ही बनाता है, संगठन ही लड़ाता है, संगठन ही तय करता है किसने लड़ना है। मतलब कि अनुभव आपको चुनाव लड़ने का तो है? डेफिनेटली है, आप ऋषिकेश में रहते हैं, आपको पता है। चलिए अच्छी बात है। चलिए, मैं कुछ प्रदेश के कुछ माने हुए नेता हैं, कुछ लोग हैं, उनके नाम ले रहा हूँ। आप 2 शब्दों में, 1 से 2 शब्दों में इनके व्यक्तित्व को अगर आपको समझाना हो कैसे समझाएंगे? पुष्कर सिंह धामी, डायनेमिक, धाकड़ धामी। वो तो टैग भी है उनका, धाकड़ धामी के नाम से। आपके राजनीति के प्रणेता भीष्म पितामह आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी, संघ से संत तक, संघ से संत तक, बड़ी अच्छी उपमा आपने उन्हें दी। महेंद्र भट्ट, सहज, सौम्य, सबसे मिलते हैं, सबसे बातचीत करते हैं आराम से। हरीश रावत जी मंझे हुए राजनेता, लेकिन अब आपको लगता है कि इसमें मतलब मैं कांग्रेस और बीजेपी वाला नहीं कहूंगा, फैक्टर ये उससे रिलेशन है भी नहीं। उससे उनके अगर हम बात करें, उससे उठ के अगर हम बात करें तो एक बहुत लंबी पारी उन्होंने राजनीति की खेली है। रमेश पोखरियाल निशंक जी के लिए बोलूंगा मैं, जनप्रिय, लोकप्रिय। किस तरीके से जनप्रिय? तो जनता में भी बहुत प्रिय है, प्रतिनिधि जनप्रिय होता ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बहुत लंबी जर्नी है, अभी भी चल रही है। जनता में भी वो लोकप्रिय हैं और कार्यकर्ताओं में भी उतने ही लोकप्रिय हैं। जैसे अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं पूरा, और नेता नहीं रख पाते हो। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, आपने उनके बारे में पूछा, जब आप दूसरे के बारे में पूछेंगे तब मैं बताऊं, तब बताएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत, डायनेमिक। प्रतीक कालिया, अब इसके बारे में तो आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? तो मानते हैं अभी आप उस दौड़ में हैं,
जैसे सब लोग लगे रहते हैं ना, कुछ लोग ऊपर पहुंच गए दौड़ के, कुछ लोग रास्ते में हैं, कुछ लोग दौड़ ही रहे हैं सीढ़ियों तक आने के लिए। अभी आप उन सीढ़ियों पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बस वही है जो आप बोल रहे हैं। राजनीति सेवा है या नौकरी? सेवा भी है और नौकरी भी है। सेवा कैसे नौकरी हो? तब बनती है जब आप जनप्रतिनिधि बनते हो, तो ये लिटरली नौकरी है। और सेवा है जब तक आप अपने संगठन की और जन सेवा के कार्य कर रहे हो। तो अगर ये नौकरी बन जाती है तो एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जाए नेताओं की, क्या लगता है आपको किसको कितने नंबर हमारे यहाँ तो देते हैं, मिलती है? हमारे यहाँ देते हैं। आप आइए कभी मेरे कार्यालय में। हम भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तराखंड की सरकार है, इसके मैं पूरा आपको एक ब्रोशर दूंगा और उपलब्धियां बताएंगे उसमें कि क्या है, हमारा कैलेंडर क्या कहता है। और वैसे ही मैं आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष पूर्व होने पर जितनी उपलब्धियां हैं, इतनी मोटी किताब है, आप पढ़िए बैठ के उसको, आपको पता लगेगा। और उसके बाद आप पुराना एनालिसिस करिए। अगर पिछले 70 साल की भी उतनी उपलब्धियां हो गई तो कमाल हो जाएगा, जो 11 साल में किया है और करके दिखाया है। युवाओं के बीच आप काफी रहते हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है तो आपकी युवा दाढ़ी भले ही सफेद हो गई, लेकिन आप कहते हैं अपने आप को कि आप भी अभी युवा हैं। युवा ही है। पर मेरा भी ये मानना है कि युवा आदमी उम्र से भी नहीं होता, दिल से होता है, दिल से होता है, जोश से होता जोश से है। होता है। युवाओं को क्या सलाह देंगे आप, व्यापार या राजनीति? व्यापार राजनीति सबसे सलाह नहीं पहले नहीं, सबसे पहले अपनी आर्थिकी सुधारनी है। आर्थिकी सुधारने के लिए चाहे हमें नौकरी करनी पड़े, चाहे हमें स्वरोजगार की तरफ जाना पड़े, चाहे रोजगार की तरफ जाना पड़े, सबसे पहले अपनी आर्थिकी स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले परिवार का ध्यान राजनीति से आर्थिकी नहीं आती? रखें। नहीं, किसने कहा? मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं तो आपका विचार इस पे कि राजनीति आप से जनप्रतिनिधि बनेंगे तो आपको सैलरी मिल जाएगी, और वो भी एक जो सवा निगम लाख के रुपए हैं, की सैलरी विधायकों को मिलती जो है। निगम के लोग हैं उनको तो तनख्वाह भी नहीं मिलती। निगम की बात नहीं, मैं अगर मैं कह रहा हूँ अपर स्तर की आप बात असेंबलीज की बात कर ले, आप लोकसभा, राज्यसभा, अच्छी खासी विधानसभा, सैलरी है। विधान परिषद, आप समझे नहीं, वो कुछ और नहीं कर सकते ना अपने। अच्छी आपको वो सैलरी अच्छी लग रही है, उनका वो देखिए ना, उनकी कितने वर्षों का संघर्ष है तब वो वहां पहुंचे हैं। और उसके बाद उनको वहां पहुंचने के बाद खाली वो जो सैलरी है उससे उनके परिवार के लिए नहीं है, उनका कार्यकर्ता आ रहा है, उनको अपना कार्यालय चलाना है, कार्यकर्ता का ध्यान रखना है, कई सारी चीजें होती हैं जो शायद दूर बैठ के नहीं दिखती। तो वो सब किसने करना है? वो उस जनप्रतिनिधि ने करना है, और उसी सैलरी से करना है। तो ये बोलना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको जीवन भर के लिए कोई मकान दे दिया गया। बहुत सारी चीजें हैं, ये बोलना बहुत, मैंने कहा ना, राजनीति में आरोप लगाना बहुत आसान है। मुझे लेकिन हमारा तो काम ही आरोप लगाने का है। आरोप नहीं, मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ अंकुर जी, बट मेरा मानना ये है कि मेरे को एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति ने मेरे को ये बोला था कि राजनीति में आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी आउट ऑफ द वे चले जाओ, बुराई आपको मिलनी ही मिलनी है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत मोटी चमड़ी का व्यक्ति जो है वो राजनीति कर सकता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। मतलब बेशरम होना पड़ता है? बेशरम नहीं होना पड़ता, मोटी चमड़ी का। बेशरम तो लोगों की बातें ना लगे, लोगों की बातें ना लगे, क्योंकि आप कितना भी कर लोगे कमी अंतोगता वो कमी पड़ेगी ही पड़ेगी। लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकते आप। 100% नहीं कर सकते, देखिए, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए। समय चाहिए। संघ से आपका कोई जुड़ाव रहा? बिल्कुल निश्चित ही। मेरे पिताजी स्वयंसेवक थे, मेरे दादाजी स्वयंसेवक थे, मैं भी स्वयंसेवक हूँ। राम मंदिर के आंदोलन में भी आप थे? हाँ, मैं राम मंदिर के आंदोलन, उसके पीछे की कहानी मैं जानना चाहता हूँ। मैंने कहीं से उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि सबसे कोई छोटा लड़का था, किसी ने गिरफ्तारी दी थी। मैं आपको कहानी में जानना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। मेरे पिताजी बहुत सक्रिय थे राम मंदिर आंदोलन में, राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका थी उनकी। ऋषिकेश से और भी लोग थे जो बहुत सक्रिय भूमिका में थे। तो राम ज्योति हमारे घर आई थी, रेतंबरा दीदी का हमारे घर आना हुआ था उस समय पे। मुझे आज भी ध्यान है कि पीएससी के 2 ट्रकों ने आके रात के समय हमारा पूरा घर घेर लिया था। पिताजी को फरार होना पड़ा था कि अरेस्ट ना करके ले जाए। तो उस तरीके के प्रकरण की बात होगी। ये बात है लगभग 90 की, अगर मैं गलत लगभग नहीं, 90 की। और आप कितने उम्र के रहे होंगे उस समय? मैं 4 साढ़े 4 साल। 4 साढ़े 4 साल। मतलब आपने वो सारी चीजें देखी? हाँ, क्योंकि याद है, वो ब्रीफली याद है। इम्पैक्ट आपके उसके बाद जब फाइनली हुआ था, जेल भरो आंदोलन चल रहा था जन्मभूमि आंदोलन के चलते हुए, तो गिरफ्तारी दी थी। तो गिरफ्तारी जब दी थी पिताजी ने, तो उस दिन मैंने भी गिरफ्तारी दी थी उनके साथ।
4 साढ़े 4 साल की उम्र में हाँ, आपने मैंने भी गिरफ्तारी दी। डेफिनेटली मुझे जेल नहीं ऋषिकेश भेजा, से? हाँ ऋषिकेश थाने में जाके गिरफ्तारी दी थी। मुझे ऑफ कोर्स थाने नहीं भेजा गया था, बट उसको रिकॉर्ड करके ऑन रिकॉर्ड डाल के मुझे पुलिस की जीप में बिठा के घर छोड़ दिया गया था। और पिताजी लोगों को कासखेत की जो जेल थी वहां पे लगभग 1.5 महीना रखा गया था। अच्छा, तो ये काफी बड़ी बात है कि 4 साढ़े 4 साल की उम्र में एक अब क्या भाव बच्चा रहा होगा उस अपनी समय, मुझे गिरफ्तारी याद दे है रहा हम है। लोग नारे लगाते थे। क्योंकि उस समय के बच्चे को मुझे लगता है कि इतने कम उम्र का बच्चा इतना तो समझदार नहीं होता कि वो खुद से जाके गिरफ्तारी दे दे। नहीं, जाहिर खुद सी बात जाके है कि नहीं, बट पिताजी के साथ जाके, क्योंकि वो उनके भाव साथ था, जाके उनका भाव था, उनके भाव उनका आपके भाव अंदर था। थे। उन्होंने ही तो हमें सिखाया था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर किसने वहीं। सिखाया? ये पिताजी का ही पीढ़ी दर सिखाया पीढ़ी हुआ था। आपके अंदर वो चला है, पिताजी का और वो सिखाया आज भी मुझे लगता है वो जोश है, जो बिल्कुल हमने है। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस भवन कूच में आपका जोश देखा, हाँ, वो बहुत जबरदस्त था। आप वहां भी मुझे लग रहा था कि आज उस दिन पूरे मूड में थे कि आज गिरफ्तारी दूंगा अगर मौका मिल गया तो। नहीं, आज कुछ बात तोड़ फोड़ गिरफ्तारी का के विषय नहीं, जाऊंगा। बहुत संवेदनशील विषय है वो। आप राहुल गांधी जो हैं वो एलओपी हैं इस समय पे लोकसभा में, और आप एक मंच पे बैठे हैं और वहाँ पे कोई एक विधायक खड़े होके मंच से 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 15-20 बार लगातार प्रधानमंत्री को इस प्रकार की गाली दे रहा है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है, जो सीधा सीधा उनकी मृत माता जी, स्वर्गवासी माता जी के ऊपर है। ये बहुत नीचता वाली एक विषय है, और इनको ये देखना चाहिए था कि आप इस तरीके से, तो उनको एलओपी रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो आप अपने सामने अगर ऐसा कृतक होते हुए देख रहे हैं राहुल गांधी जी, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये राजनीति का स्तर, कभी आपने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी टॉप लीडरशिप के व्यक्ति ने इस तरीके का आचरण किया हो या इस तरीके के मंच को साझा किया हो? आप कभी नहीं देखेंगे। आप कभी रिसर्च करिएगा, आप कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रेम शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने बड़े मीडिया चैनल पे चिल्ला चिल्ला के एक कांग्रेस के प्रवक्ता को खूब उनकी माता जी को संबोधन किया था। ऐसा ही संबोधन अपने जो गौरव भाटिया हैं उनको किया था सुप्रिया जी ने, वो भी देखा होगा आपने। मतलब ये तो दोनों पक्षों से मंच की बात कर रहा हूं मैं। आप क्या महाभारत का युद्ध चलता है ना, शुक्ला जी कि इधर से भी तीर छोड़ा उधर से भी तीर छोड़ा। इसमें अंकुर जी वही बात है ना, ये आपको समझने वाला विषय है कि आप प्रेम शुक्ला जी का कंपैरिजन राहुल गांधी से कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी से कंपैरिजन, आप लीडर ऑफ अपोजिशन, सुनिए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन, मैंने क्या बोला आपको कि आप उस पद पे बैठे हैं, आप एलओपी हैं। मैंने ये नहीं बोला कि किसी और ने किया। उस मंच पे और भी लोग थे, हम उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं? सबसे सीनियर आदमी कौन था जो संसद में बैठता है? राहुल गांधी बैठते हैं ना वहां पे संसद में। संसद में कांग्रेस का सबसे बड़े राहुल गांधी हैं। सबसे बड़ा व्यक्तित्व तो कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। तो शर्म आनी चाहिए उनको कि वो ऐसा मंच को, और छोड़ के नहीं गए वो उस मंच को। उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया उस व्यक्ति को गाली देने से। कितनी गलत बात है। क्या ये आचरण ठीक है? वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि तो इसका कंपैरिजन आप ये बोल के नहीं कर सकते कि प्रेम शुक्ला ने क्या किया। तो मैंने आपको दे दिया कि सुप्रिया जी ने गौरव भाटिया के बारे में क्या बोला था। मैं एक तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ कि होता तो ये इस तरफ भी है, उस पे भी आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं, चाहते तो आप ही के पार्टी के बड़े नेता उस पे सफाई दे सकते थे कि सफाई ये नहीं उनकी थी, उसमें बोल दिया गया कि ये उनका व्यक्तित्व, वो पर्सनल वो है। राहुल गांधी जी आए ना, बात करें ना इस बारे में, क्यों नहीं कर रहे बात? चुप क्यों रहे? आए बात करें इस बारे में। पार्टी के प्रवक्ता द्वारा बोला गया था कि ये प्रेम शुक्ला जी के किसी भी स्टेटमेंट से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं बोला जा रहा उनके यहाँ से अभी तक? आप बताइए इस बात को। मतलब आप चाहते हैं कि कांग्रेस इस विषय पे आ जाए कि माफी मांगे और माफी मांगे, गाली दी गई है, वो साफ ये कहे कि भाई अगर वो भी ये कह दें कि हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बोले तो आके क्यों नहीं बोल रहे? उन्हें भी तो पता है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती करी है। क्या उनके लोगों को नहीं पता? माफी अंतिम। अरे रुकवा देते, खड़े होके बोल देते कि क्या कर रहे हो तुम, बैठो, गलत बात है। माँ तो सबकी है, सब लोगों की माँ है। सही बात है। गाली देने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया। मोदी जी से आप मिले थे, कैसा अनुभव रहा, कैसा वो मोमेंट था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, इन्वेस्टर्स समिट जो हुआ था उत्तराखंड में, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देहरादून आगमन हुआ था उसके लिए। तो सी ऑफ जब उनका IMA से होना था,
उसमें जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लोग सी ऑफ के लिए थे, उसमें मेरे को भी एक छोटे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के मौका मिला कि मैं भी सी ऑफ करूं, तो आप बड़ा सामान्य अच्छा, कहते हैं तो वहाँ थे तो आप सामान्य तो नहीं बड़ा होंगे। अच्छा अनुभव था, बहुत ही सुखद अनुभव था। और मैं तो आदरणीय मोदी जी को देख के फ्रीज हो गया था फॉर सम सेकेंड्स। कैसे जब था वो लोग? चल के आ रहे थे, जो उनका ऑरा है एक बहुत ही कैसे बोलूं, एक दिव्य ऑरा है। दिव्य मुझे लगता है उनके लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए एक सही शब्द होगा। जब वो चल के आए और मैंने, जब वो आए मेरे पास, तो मैंने उन्हें हाथ जोड़कर ग्रीट किया। मैंने उनको बोला कि आदरणीय मोदी जी नमस्कार, मैं प्रतीक कालिया, जिला ऋषिकेश का उपाध्यक्ष। तो उन्होंने अभिवादन भी किया उस बात का और बोला कि प्रतीक जी आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद। और ऐसा ही सबके साथ किया उन्होंने। तो ये एक बड़े नेता की, एक बड़े व्यक्तित्व जो होता है, उसकी महानता को दर्शाता है। और भी बड़े नेताओं से आप मिल चुके हैं, कौन कौन है? मैं अपनी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से मिलना हुआ। उसके अलावा जब भी मौका मिलता है, जितने मोमेंट्स थे, अगर मैं कहूँ कि आप नड्डा जी से मिले, आप मोदी जी से मिले, शिवराज सिंह चौहान जी से मिले, और भी बड़े नेताओं से मिले आप पार्टी के, सबसे बेस्ट आपका मुझे लगता है कि मोदी जी के साथ ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट। बिल्कुल। नड्डा जी के साथ भी इतना। अमित शाह जी से मिले आप? नहीं हुआ, अमित शाह जी से भी मिलना हुआ। अभी उनसे कहाँ पे मिले आप? मैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर। तो उनका भी कुछ उनका भी ऑरा बहुत जबरदस्त है, अमित शाह जी। अमित शाह जी का। देखिए इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, वो लोग राष्ट्र की नीतियां बना रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब आप उनसे मिलते हैं तो उनके एक एक शब्द में बहुत सी चीजें छुपी होती हैं। कुछ चीजों में अगर मैं आपको डिफरेंस करने के लिए बोलूं, क्या चीज करना ज्यादा पसंद करेंगे प्रतीक कालिया, व्यापार या राजनीति? जनसेवा। व्यापार या राजनीति? जनसेवा। राजनीति या सेवा? सेवा। सेवा। आराम या काम? काम। आराम की जरूरत नहीं है, कभी तो लगती होगी। आराम 5 घंटे 5.5 ठीक है। घंटे की नींद ले लेते हैं, 6 घंटे का भी सौभाग्य मिल जाता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं है, वो आराम है। जनता के बीच रहना या मंचों पर रहना? जनता के बीच रहना। मंच जो है वो कहीं ना कहीं आपको अपने लोगों से दूर करता है, वो आपको ऊपर ले जाता है, वो नीचे रह जाते हैं, तो वो एक दूरी बन जाती है। तो मुझे लगता है साथ में रहना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। महत्वपूर्ण है। सुनना या बोलना? ज्यादा सुनना, कम बोलना। कम बोलना, लेकिन बात अपनी पूरी रखना। हाँ, जब मौका मिले। कम बोलने में भी? हर जगह नहीं, उचित जगह पे जब मौका मिले तो पूरी बात रखना। शुरू से ही आपका परिवार सामाजिक जीवन से जुड़ा था। आपके पिताजी स्वर्गीय जयदत्त शर्मा जी, जो कि उत्तराखंड की एक बड़े नाम थे, राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। क्या चीज आपके अंदर उनसे आई? देखिए वो भी मेरे पिताजी से पहले मैं बोलूँगा, मेरे दादाजी स्वर्गीय ओमदत्त शर्मा जी, वो ऋषिकेश के जो जनसंघ के जनसंघ से जुड़े हुए कुछ गिनती के परिवार थे, उनमें से हमारा परिवार एक रहा है और वो एक सक्रिय कार्यकर्ता थे जनसंघ के। उसके बाद मेरे पिताजी जो हैं वो उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और उसके बाद वो एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के। पहले युवा मोर्चे में काम किया, फिर मंडल पे काम किया, फिर जिले में काम किया, फिर प्रदेश के संयोजक बने व्यापार प्रकोष्ठ के उत्तराखंड बनने के बाद। तो कई अलग अलग दायित्वों पे रहे। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि चुनाव की दृष्टि से काफी चर्चा में रहा उनका नाम। पिताजी का या दादाजी? पिताजी का नगर पालिका के चुनाव में। कैसी चर्चा थी? चुनाव में टिकट की दावेदारी और नाम चलना, पैनल तक में गया उनका नाम। पर ठीक है, मैंने कहा आपको पार्टी तय करती है, जिम्मेदारी पार्टी शुरू से ही आप लोगों का जो लाइनअप था वो पार्टी पे डिपेंडेंट था। पार्टी तय करेगी, संगठन जो तय करेगा, जिम्मेदारी वो इच्छाएं हम लोग कम रखेंगे, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दे दी उसको ज्यादा पार्टी, क्योंकि पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपके बारे में सोचती है। करते हैं कंपेयर ऋषिकेश में आपको उनके कार्य, क्योंकि ऋषिकेश के लोगों ने उनका भी काम देखा, अब आपका भी देख रहे हैं। डेफिनेटली करते हैं। लोग कहते हैं तू 5-7% तो प्रतीक बनी गया, थोड़ी और मेहनत करनी है तेरे को अभी अपने पिताजी जैसा बनने के लिए। कमी खलती है पिताजी की? क्यों नहीं खलती, रोज खलती है। आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैं काम कर रहा हूँ। भाई आज बृहस्पतिवार का दिन है जब आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हर बृहस्पतिवार को सुबह हम लोग साथ में 2-3 घंटे बैठते थे और वैसे भी रोज बैठते थे, सुबह नाश्ता साथ में करते थे। तो ये तो आपको, जब आपके जीवन में कठिनाइयां आती हैं तब आपको याद आता है, जब आपके जीवन में कोई अच्छा पल आता है तब आपको याद आता है। ये तो एक ऐसी कड़ी है ना, वो मांस और नाखून को अलग नहीं किया जा सकता। तो वही स्थिति है, एक यात्रा है
और वो कहते हैं ना, जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन। तो एक जर्नी है, अभी यात्रा चल रही है। ईश्वर ने जब तक लिखी है तब तक इस यात्रा को एक एंजॉय करते हुए, बड़े इसको अच्छे से, इसका मजा लेते हुए जनहित के कार्यों में लगे रहें। क्योंकि जब तक जनहित के कार्य करने में मजा आ रहा है तब तक आपको करना चाहिए। जिस दिन आपको ये एहसास हो कि नहीं ये मेरे लिए बर्डन बन गया, मुझे लगता है आप खुद एक बर्डन बन जाएंगे समाज के लिए, आपको छोड़ देना चाहिए। मतलब वो समझ आदमी के अंदर इतनी हो कि अब जब उसे लगने लगे कि अब मैं इस काम के योग्य नहीं रहा, या मैं अक्षम हूँ इस काम को करने के लिए, तो या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब मुझे ये एक बोझ की तरह लग रहा है कि क्यों करना है मुझे, रोज क्यों लोग सुबह आ जा रहे हैं, लोग क्यों फोन कर रहे हैं। जिस दिन ये लगना लग जाए उस दिन छोड़ देना चाहिए, उस दिन छोड़ देना चाहिए, डेफिनेटली छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये सेवा है, ये सेवा है। सेवा तभी तक कर सकते हो जब दिल से आए। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जब काम करता है, चाहे वो व्यापार करे, चाहे राजनीति करे, चाहे समाज सेवा करे, कहीं ना कहीं पिता के गुण, पिता की बातें उसके जहन में उस समय रहती है। पिता को याद करते हुए वो सारे काम करता है और उनकी स्मृतियां उसके दिमाग में रहती है। बहुत कुछ पिता छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों के लिए, जीवन भर की कमाई छोड़ के जाते हैं, जीवन भर का कमाया हुआ मान सम्मान छोड़ के जाते हैं, और वही मान सम्मान उसको लेकर ही पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। समाज सेवा को लेकर बहुत सारी बातें, राजनीति को लेकर बहुत सारी बातें हमने आज प्रतीक कालिया जी से करी, और इनसे बातचीत करके कई सारी चीज़ें हमें समझ में आई कि जब चर्चाएं होती है तो वो इंसान को अंदर से खोल देती हैं, उनकी कई सारी चीज़ों को अंदर से खोल देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक कालिया जी, आपने इतना समय दिया हमें आज। बहुत सारी बातें जो हुई मैं जानता हूँ, जो राजनीति से संबंधित जितनी मेरी समझ है, जितना आपको मैं जानता हूँ, काफ़ी चीज़ों को बेबाकी से और पूरे खुले मन के साथ और कटाक्ष के भी साथ आपने उन बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, आपने आज द अननेम्ड पॉडकास्ट में आने का मुझे मौका दिया, और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये पॉडकास्ट जो है वो लोगों तक पहुँचे और लोगों को अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अननेम्ड का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।